हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल मॉर्निंग टू डे टारगेट में। आज हम देखेंगे सी-टेट के लिए एसएसटी जो आपके पेपर 2 में पूछी जाती है। 60 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें 40 नंबर से हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटी से क्वेश्चन बनते हैं और 20 नंबर से देखिए पेडागोजी पूछी जाती है आपके पेपर 2 में। तो सभी आपको कराने वाले हैं। तो जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। और देखिए, जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आज के सेशन में, एक भी छोड़िएगा मत, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन हैं देखिए आपके एनसीईआरटी के अनुसार हैं, आपके सिलेबस के अनुसार हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। और देखिए, आपको सीडीपी के भी क्वेश्चन करवा रहे हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो। 30 नंबर की आपकी सीडीपी पूछी जाती है। तो चाहे पेपर 1 चाहे पेपर 2 दोनों आपको करा रहे हैं, उसको जाके ज़रूर देख लीजिए। तो चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन पे। तो चलते हैं, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। और क्लास शुरू करने से पहले प्लीज़ आप लोग देखिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कर दिया करिए। आप लोगों की बहुत कम संख्या होती है लाइक की, तो प्लीज़ आप लोग देखिए एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिए देखने से पहले। पहला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा जैसी अमानवीय प्रथा के खिलाफ आवाज़ उठाई। उन्होंने इस प्रथा का विरोध करने के लिए किस रणनीति का उपयोग किया था? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उन्होंने प्राचीन पवित्र ग्रंथों से ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढकर दिखाएं जो इस प्रथा के खिलाफ थे। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए, समझते हैं। राजा राम मोहन राय एक महान विद्वान थे। उन्होंने रूढ़िवादियों को यह साबित करने के लिए प्राचीन ग्रंथों का सहारा लिया था। कहा कि सती प्रथा को किसी भी मूल धार्मिक ग्रंथ में मान्यता नहीं दी गई है। इसी के प्रयास स्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का हवाला दिया और जिसके प्रयासों से 1856 में ब्रिटिश सरकार ने विधवा पुनर्विवाह कानून पास किया था? तो वह हो जाएगा ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से विधवा विवाह 1856 में ब्रिटिश सरकार ने पास किया था। देखिए, समझते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने प्राचीन ग्रंथों के आधार पर यह सुझाव दिया कि विधवाएं दोबारा शादी कर सकती हैं। उनके इस सुझाव को ब्रिटिश सरकार ने स्वीकार किया और 1856 में विधवा विवाह को वैध बनाने वाला कानून पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के गोल्ड कॉइन्स व्यापक रूप से किस वंश के शासकों ने चलाए थे? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर, यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। कुषाण राजवंश ने चलाए थे। तो आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के व्यापक रूप से चलाए थे वह कुषाण शासकों ने चलाए थे। देखिए, समझते हैं। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं को जाता है, लेकिन व्यापक स्तर पर प्रचलित करने और नियमित रूप से जारी करने का श्रेय जाता है तो कुषाण शासकों को दिया जाता है। तो याद रखिएगा, भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के जारी करने का श्रेय जाता है तो इंडो ग्रीक हिंद यवन राजाओं को जाता है, लेकिन व्यापक स्तर पर नियमित रूप से जारी करने का श्रेय जाता है सिक्कों को, तो वह कुषाण शासकों को दिया जाता है। देखिए, आज के सेशन में जितने भी एसएसटी के क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं, ये सभी आपके देखिए सिलेबस के अनुसार करवा रहे हैं। वही क्वेश्चन करवा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। आपके देखिए सिलेबस के अनुसार एनसीईआरटी से करवा रहे हैं। तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा, लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए, कथन ये है, 19वीं सदी में जब लड़कियों के लिए पहले स्कूल खोले गए तो बहुत लोग उनसे डरते थे। तो आपका देखिए पहला सही हो जाएगा। कारण है, लोगों को लगता था कि स्कूल जाने से लड़कियां घरेलू काम काज नहीं कर पाएंगी और वे अपवित्र हो जाएंगी, साथ ही उन्हें सार्वजनिक स्थानों से होकर जाना पड़ेगा जो उनके आचरण को बिगाड़ेगा। तो आपका देखिए कथन भी सही हो जाएगा, कारण भी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, पहला हो जाएगा। ए आर दोनों सही है, आर ए की व्याख्या करता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे
फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम समाज में महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अलीगढ़ में बेगमों ने प्राथमिक स्कूल खोले। भोपाल की इन बेगमों के अलावा उत्तर भारत में किसने कुरान शरीफ की आयतों की पुनर्व्याख्या करके कहा महिलाओं की शिक्षा के लिए तर्क दिया जाए? तो यह किसने कहा था? तो वह हो जाएगा आपका सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, मुमताज़ अली ने कहा था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, मुमताज़ अली ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर यह तर्क दिया था कि महिलाओं को भी शिक्षा का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। वहीं भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए स्कूल खोले थे। देखिए आज के सेशन में जितने भी क्वेश्चन लिए हैं काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लिए हैं, तो एक भी क्वेश्चन मिस मत करिएगा। और जो लोग चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए होंगे वह सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि डेली मेरी क्लासेस आपको प्रॉपर तरीके से मिलती रहेगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए पुस्तकों और उनके लेखकों का कौन सा मिलान सही सुमेलित हो जाएगा? तो पहला है स्त्री पुरुष तुलना नामक पुस्तक किसने लिखी थी? वह देखिए ताराबाई सिंधे ने लिखी थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है अमार जीबान मशहूर आत्मकथा किसने लिखी थी? तो राज सुंदरी देवी ने लिखी थी। तो यह भी आपका सही हो जाएगा। तीसरा है हाई कास्ट हिंदू वुमेन पुस्तक किसने लिखी थी? यह देखिए पंडिता रामा बाई ने लिखी थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे पहला दूसरा तीसरा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं। देखिए ये तीनों पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। तो ताराबाई सिंधे ने स्त्री पुरुष तुलना में पुरुषों और महिलाओं के बीच सामाजिक अंतरों की आलोचना की थी। और देखिए राज सुंदरी देवी ने रसोई में छुपकर पढ़ना सीखा और बांग्ला में अमार जीबान लिखी थी, इनकी पुस्तक थी। और देखिए पंडिता रमाबाई ने उच्च जाति की हिंदू महिलाओं की दुर्दशा पर किताब लिखी थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। आपके सीटेट में यहाँ से देखिए क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है नीचे दिए गए सुधार आंदोलनों को उनके संस्थापकों के साथ सुमेलित कीजिए। तो पहला है सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो वह देखिए ज्योतिबा राव फूले ने की थी। तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी। तो आपका तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा है परमहंस मंडली क्या थी? तो वह बॉम्बे में जाति उन्मूलन के लिए काम करती थी। तो आपका देखिए यहाँ पे सभी सुमेलित हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा। तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा चौथा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका 4 आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं ज्योतिबा राव फूले ने महाराष्ट्र में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। तो यह 1873 में की थी सत्यशोधक समाज की स्थापना, जो जाति समानता के लिए की थी। और देखिए दयानंद सरस्वती ने की थी तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी, जिसने विधवा विवाह का समर्थन किया था। और देखिए परमहंस मंडली की स्थापना हुई थी तो 1840 में बॉम्बे में जाति प्रथा उन्मूलन के लिए की गई थी। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखी थी। उन्होंने इस पुस्तक को किसे समर्पित किया था? तो ज्योतिबा राव फूले ने 1873 में पुस्तक लिखी थी गुलामगिरी, उसे किसे समर्पित किया था? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। उसे उन अमेरिकी लोगों को समर्पित किया था जिन्होंने गृह युद्ध में दासों को मुक्त कराने के लिए लड़ाई लड़ी थी। तो आपका यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक को उन अमेरिकियों को समर्पित किया था जिन्होंने अश्वेत दासों को आज़ाद करवाया था। ऐसा करके उन्होंने भारत की निचली जातियों और अमेरिका के काले दासों की दुर्दशा को एक दूसरे से जोड़कर देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस गुप्त
शासक को उनके सैन्य विजयों के कारण भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। यहाँ पे इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं सदी के प्रारंभ में आत्मसम्मान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य था निचली जातियों को उनके मानव अधिकारों के प्रति जागरूक करना था। तो किसका उद्देश्य था, तो यह हो जाएगा ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार का था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत की थी तो ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने की थी। देखिए समझते हैं, ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने तमिलनाडु में आत्मसम्मान आंदोलन शुरू किया था। उनका मानना था कि अछूत ही हिंदू या द्रविड़ संस्कृति के असली वाहक हैं, जिन्हें ब्राह्मणों ने अपने अधीन कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक जाति एक धर्म एक ईश्वर मानवता के लिए प्रसिद्ध नारा केरल के किस समाज सुधारक ने दिया था, तो वह हो जाएगा आपका फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने दिया था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, केरल के झाझवा जाति के श्री नारायण गुरु ने जाति असमानताओं के खिलाफ जीवन भर लड़ाई लड़ी थी और मानवता की एकता का संदेश दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने 1927 से 1935 के बीच 3 मंदिर प्रवेश आंदोलनों का नेतृत्व किया। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इन आंदोलनों का मुख्य उद्देश्य था समाज में यह दिखाना कि जाति पूर्वाग्रह और जकड़न कितनी गहरी है और इसके खिलाफ एकजुटता पैदा करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए अंबेडकर जी का मुख्य उद्देश्य मंदिर में सिर्फ पूजा करना नहीं था, बल्कि वे समाज को ये दिखाना चाहते थे कि सार्वजनिक जीवन में जाति भेदभाव कितना गहरा है। वे चाहते थे कि देश के सभी लोग समाज में व्याप्त इस जाति जकड़न को देखें और इसे समझें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित संगठनों और उनकी स्थापना के स्थानों का कौन सा युग में सही सुमेलित है। पहला है प्रार्थना समाज बॉम्बे में स्थापना हुई थी, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा है बेस समाज की स्थापना हुई थी, मद्रास चेन्नई में हुई थी, तो दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा अलीगढ़ की स्थापना हुई थी, तो अलीगढ़ में हुई थी। आपका देखिए यहाँ पे सभी सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए, तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। पहला दूसरा तीसरा सभी सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं, पहला है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी तो बॉम्बे में हुई थी, 1867 में हुई थी, जिसने जाति बंधनों को खत्म करने और महिला शिक्षा पर जोर दिया था। दूसरा है बेस समाज की स्थापना हुई थी तो 1864 में हुई थी, मद्रास में हुई थी। यह ब्रह्म समाज से प्रेरित था, तो बेस समाज ब्रह्म समाज से प्रेरित था और इसने अंधविश्वासों का विरोध किया था। और देखिए तीसरा है अलीगढ़ आंदोलन की शुरुआत की थी तो सर सैयद अहमद खान ने की थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय MAO कॉलेज के माध्यम से चलाया गया था। आधुनिक शैक्षणिक सुधार आंदोलन था यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिख धर्म में सुधार के लिए सिंह सभा आंदोलन की शुरुआत 19वीं सदी के उत्तरार्ध में कहाँ हुई थी, तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा, अमृतसर और लाहौर में हुई थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए आपकी SST पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है, तो काफ़ी ज़्यादा रोल होता है आपको पेपर 2 पास कराने में, इसलिए इसको अच्छी तरीके से पढ़िए। देखिए 40 नंबर में आता है हिस्ट्री, जियोग्राफी और पॉलिटी आती है और 20 नंबर में पेडागोजी आती है, तो आपको पेडागोजी भी साथ में कराने वाले हैं, तो लास्ट तक क्लास में ज़रूर बने रहिएगा। देखिए समझते हैं, सिखों के सामाजिक और धार्मिक सुधार के लिए पहली सिंह सभा की स्थापना 1873 में हुई थी, अमृतसर में हुई थी और बाद में 1879 में लाहौर में की गई थी। इस आंदोलन ने सिख धर्म को अंधविश्वासों, जातिवाद और गैर सिख तौर तरीके से मुक्त कराने का प्रयास किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 1867 में स्थापित प्रार्थना समाज ने निम्नलिखित में से किस सुधार पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया था। पहला है जातिगत रूढ़ियों को समाप्त करने में, तो आपका पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने योगदान दिया था जातिगत रूढ़ियों को समाप्त करने में। दूसरा है बाल विवाह का विरोध और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन करने में, तो आपका दूसरा भी सही हो जाएगा। तीसरा है महिला शिक्षा को बढ़ावा देने में अपना योगदान दिया था। यहाँ पे देखिए सभी सही हो जाएगा। प्रार्थना समाज ने इन सभी मुद्दों पर अपना योगदान दिया था। यहाँ पे देखिए आपका राइट आंसर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा सभी सही हो जाएगा। यहाँ पे तीसरा राइट आंसर सही हो जाएगा। देखिए समझते हैं प्रार्थना समाज जिससे महादेव गोविंद रानडे जुड़े थे, एक ईसाई और भक्त परंपरा से प्रेरित संगठन था प्रार्थना समाज। इसने हिंदू समाज के भीतर आंतरिक सुधार किए, जैसे जाति उन्मूलन, विवाह की आयु बढ़ाना और स्त्री शिक्षा पर पूरे जोर से काम किया था प्रार्थना समाज। तो यह सभी पॉइंट याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कथन ए है राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक या सुधार आंदोलनों का अग्रदूत माना जाता है। तो आपका देखिए पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। राजा राम मोहन राय को भारत में आधुनिक राष्ट्रवाद का जनक और सुधार आंदोलन का अग्रदूत माना जाता है। कारण है उनका मानना था कि समाज में परिवर्तन लाने के लिए लोगों को यह समझना जरूरी है कि पुरानी दमनकारी परंपराओं को छोड़कर आधुनिक और तार्किक विचारों को अपनाएं। यहाँ पे देखिए कथन भी सही हो जाएगा और कारण भी सही हो जाएगा। यहाँ पे इसका राइट आंसर पहला सही हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे फर्स्ट आंसर सही हो जाएगा। देखिए राजा राम मोहन राय पहले ऐसे नेता थे जिन्होंने यह महसूस किया था कि जब तक समाज से अंधविश्वास, छुआछूत और महिलाओं के प्रति अत्याचार नहीं खत्म होंगे तब तक देश प्रगति नहीं कर सकता है। इसलिए उन्होंने तार्किकता और स्वतंत्रता के विचारों का प्रयास किया था। पूर्वी बंगाल, अब जो बांग्लादेश है, उसमें छुआछूत चंडाल काश्तकारों के बीच उनके सामाजिक स्तर को सुधारने के लिए मतुआ पंथ की स्थापना किसने की थी। तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला सही हो जाएगा। हरिदास ठाकुर ने की थी। तो मतुआ पंथ की स्थापना की थी तो हरिदास ठाकुर ने की थी। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए हरिदास ठाकुर ने पूर्वी बंगाल में मतुआ पंथ की स्थापना की थी। उन्होंने उन ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर सवाल उठाए जो जाति व्यवस्था को सही ठहराते थे और निचली जातियों के सम्मान के लिए उन्होंने काम किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक भूगोल शिक्षक कक्षा में भारत के भौतिक विभाजन को पढ़ाना चाहता है, उसके लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण सहायक सामग्री TLM कौन सी होगी। तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। भारत का उच्चावत भौतिक मानचित्र होगा। तो आपका यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए ये SST पेडागोजी का क्वेश्चन है। देखिए समझते हैं भौतिक मानचित्र में पहाड़ों, मैदानों, पठारों और नदियों को अलग अलग रंगों में दिखाया जाता है। जैसे पहाड़ों के लिए भूरा, मैदानों के लिए हरा रंग से दर्शाया जाता है, जो भौतिक विभाजन समझाने के लिए सर्वोत्तम विधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सतत पोषणी विकास का अर्थ केवल, देखिए जहाँ केवल हो आपका नेगेटिव होता है, आपका गलत हो जाएगा। केवल देखिए दिया है प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक दोहन उपयोग करना है ताकि आर्थिक विकास तेजी से हो सके। तो आपका देखिए पहला ही गलत हो जाएगा। दूसरा है संसाधनों का उपयोग करने की आवश्यकता और भविष्य के लिए उनके संरक्षण में संतुलन बनाए रखना ही सतत पोषणी विकास कहलाता है। तो आपका देखिए कारण बिल्कुल सही हो जाएगा, लेकिन आपका देखिए कथन गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सही हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और 8 सही हो जाएगा। तो आपका D ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। देखिए ये क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि सतत पोषणी विकास केवल अंधाधुंध दोहन नहीं सिखाता है, क्योंकि इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि आज की आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ साथ भविष्य की
पीढ़ियों के लिए भी संसाधनों को बचाना होता है सतत पोषणी विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों पर तेज हवाओं और बारिश से होने वाले मिट्टी के कटाव मृदा अपरदन को रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उपयुक्त मानी जाती है? तो पहाड़ी और ढालू क्षेत्रों पर तेज हवाओं और बारिश से होने वाली मिट्टी के कटाव मृदा अपरदन को रोकने के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी मानी जाती है? तो वह देखिए वेदिका फार्म विधि मानी जाती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए पहाड़ी ढालों पर सपाट सतह बनाकर फसल उगाने की क्रिया को वेदिका फार्म समोच्च रेखीय जुताई कहा जाता है। इससे पानी का बहाव धीमा हो जाता है और मिट्टी का कटाव रुक जाता है। और देखिए शुष्क और तटीय प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए कतारों में जो पेड़ लगाए जाते हैं उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। तो शुष्क और तटीय प्रदेशों में हवा की गति को रोकने के लिए जो कतारों में पेड़ लगाए जाते हैं उसे रक्षक मेखला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से स्थानांतरित कृषि शिफ्टिंग कल्टीवेशन के संदर्भ में कौन सा कथन सही हो जाएगा? पहला है, इसमें भारी वर्षा और तीव्र पुनरुद्भवन ग्रोथ वाले अमेजन बेसिन और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका जैसे क्षेत्रों में अभ्यास किया जाता है। तो आपका देखिए पहला सही हो जाएगा। दूसरा है, वृक्षों को काटकर और जलाकर भूखंड को साफ किया जाता है। इसमें देखिए वृक्षों को काटकर और जलाकर खेती की जाती है। तीसरा है, राख को मिट्टी में मिलाया जाता है और फसलों को उगाया जाता है। तो आपका देखिए तीसरा भी सही हो जाएगा। चौथा ऑप्शन है, इसे भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों में झूमिंग खेती कहा जाता है। यहाँ पे देखिए सभी पॉइंट सही हो जाएगा। स्थानांतरित कृषि के बारे में यहाँ पे इसका राइट आंसर 4 आंसर सही हो जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा सभी सही हो जाएगा। देखिए स्थानांतरित कृषि को काटो और जलाओ कृषि कहा जाता है। इसे मैक्सिको में मिल्पा और ब्राज़ील में रोका भी कहा जाता है। पर्यावरण के नुकसान के कारण अब इस पर रोक लगाई जा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे किसी एक विशेष फसल की भौगोलिक दशाएं दी गई हैं। इसे उच्च तापमान, हल्की वर्षा और पाला रहित 210 दिनों की आवश्यकता होती है। इसके विकास के लिए तेज चमकीली धूप की ज़रूरत होती है। यह काली और जलोढ़ मिट्टी में सबसे अच्छी तरीके से उगती है। ऊपर दी गई विशेषताएं किस फसल की ओर संकेत करती हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे देखिए सही हो जाएगा। कपास हो जाएगा, कॉटन हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए कपास की फसल के लिए सबसे ज़रूरी बातें हैं जो 210 पाला रहित दिनों का होना जरूरी है और चमकीली धूप की आवश्यकता होती है। इसमें भारत में महाराष्ट्र और गुजरात इसके मुख्य उत्पादक राज्य हैं क्योंकि वहाँ इनके अनुकूल काली मिट्टी पाई जाती है, रेगुड सॉइल पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ था। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे तीसरा सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। देखिए सिद्धार्थ यह गौतम बुद्ध के बचपन का मूल नाम था। ज्ञान प्राप्ति बोधिसत्व के बाद उन्हें बुद्ध कहा जाने लगा। उनके पिता का नाम था शुद्धोधन था और माता का नाम महामाया था और गौतम बुद्ध के पुत्र थे राहुल, उनका नाम था। देखिए यहाँ से आपको पेडागोजी कराने वाले हैं 20 नंबर की जो आपके एसएसटी में पूछी जाती है पेपर 2 में। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की भाषा में सनसाइज उद्योगों से क्या तात्पर्य है और इसके अंतर्गत कौन से उद्योग शामिल किए जाते हैं? तो सनसाइज उद्योग से क्या तात्पर्य है, इसके अंतर्गत कौन से उद्योग आते हैं? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। उभरते हुए उद्योग आते हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग आते हैं। तो आपका यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जो उद्योग नए नए उभर रहे हैं और जिसमें भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं होती हैं उन्हें सनसाइज उद्योग कहा जाता है। इसमें मुख्य रूप से सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ITI उद्योग भी शामिल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा NCF 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की पाठचर्या में निम्नलिखित में से
कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो नहीं पूछा है। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में कौन सा विषय शामिल नहीं है? तो वह देखिए मनोविज्ञान शामिल नहीं है। तो आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान शामिल नहीं है। देखिए इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान ये तीनों शामिल हैं। देखिए एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान में 4 विषय शामिल होते हैं। इतिहास, भूगोल, राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र शामिल होते हैं और मनोविज्ञान को उच्च प्राथमिक स्तर पर 11वीं 12वीं में पढ़ाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास की कक्षा में स्रोतों के विश्लेषण पर जोर देने का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। छात्रों में साक्ष्यों के आधार पर ऐतिहासिक तर्क विकसित करने पर जोर देने चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपको सीडीपी भी साथ में करा रहे हैं। एसएसटी के साथ साथ आपको सीडीपी के क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहे हैं। जितने भी देखिए पीवाईक्यू क्वेश्चन पूछे गए हैं 2011 से लेकर 2026 तक सभी आपको सीडीपी के करवा रहे हैं प्रैक्टिस वाइज, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, दोनों करवा रहे हैं। तो जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाके ज़रूर देख लेंगे। देखिए उस क्लास से आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है। आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा आपका स्कोर कितना बन रहा है, आपकी तैयारी कितनी है। तो जाके उसको ज़रूर देख लीजिएगा। और डेली आपको सीडीपी की क्लासेस भी कराने वाले हैं। देखिए स्रोत विधि, सिक्के, अभिलेख, पुरानी किताबें छात्रों को यह सिखाती हैं कि इतिहास कैसे लिखा गया है। इससे छात्रों में खुद सोचने और सबूतों की जांच करने की क्षमता आती है, क्षमता विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की शिक्षिका कक्षा में ग्लोब पर टार्च का उपयोग कर रही है। वह निम्नलिखित में से किस अवधारणा को सबसे बेहतर तरीके से समझा सकती है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पृथ्वी का घूर्णन और दिन रात का होना समझा सकती है अच्छे से। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक और राजनीतिक जीवन सिविक्स को पढ़ाते समय एक शिक्षक को किस बात पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। अमूर्त सिद्धांतों को वास्तविक जीवन के अनुभवों और सामाजिक वास्तविकताओं से जोड़ना। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे अधिक बल देना चाहिए। देखिए नागरिक शास्त्र या राजनीतिक विज्ञान तब तक नहीं समझ में आता है जब तक बच्चे उसे अपने आसपास के समाज, ग्राम पंचायत या बाजार से जोड़कर नहीं देखते हैं, उन्हें नहीं समझ में आता है। एनसीएफ 2005 के अनुसार ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ने की वकालत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के रूप में आप छात्रों में लैंगिक रूढ़िवादिता, जेंडर स्टीरियोटाइपिंग को कैसे चुनौती देंगे? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों विज्ञान, राजनीतिक, खेल में महिलाओं के योगदान के उदाहरण देकर। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब छात्र महिलाओं को अंतरिक्ष यात्री, वैज्ञानिक या देश चलाते हुए देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उनके मन में जमी हुई यह रूढ़िवादी सोच टूटने लगती है, टूट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ क्या होता है? तो सामाजिक विज्ञान में परियोजना विधि का उपयोग करने का प्राथमिक लाभ कौन सा होता है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। यह छात्रों को वास्तविक जीवन की स्थितियों में करके सीखने का अवसर देती है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। परियोजना विधि करके सीखने का अवसर देती है। प्रोजेक्ट विधि बाल केंद्रित होती है। इसमें छात्र खुद समाज में जाकर सर्वे करते हैं, आंकड़े जुटाते हैं और समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जिससे व्यवहारिक ज्ञान उन्हें मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में विविधता के विषय पर चर्चा करते समय एक शिक्षक को क्या दृष्टिकोण अपनाना चाहिए? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। विभिन्न सामाजिक, सांस्कृतिक पृष्ठभूमियों के अनुभव का सम्मान करना और उन्हें शामिल करना चाहिए। तो आपका राइट आंसर यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए समावेशी शिक्षा, इंक्लूसिव क्लासरूम का नियम है कि
हर बच्चे की भाषा, संस्कृति और पृष्ठभूमि को एक संसाधन, रिसोर्स के रूप में देखा जाए, ना कि रुकावट के रूप में देखा जाए, बल्कि उसे संसाधन के रूप में देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक सोच, क्रिटिकल थिंकिंग को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न सबसे उपयुक्त होगा? तो आपका राइट आंसर यहाँ पे कौन सा सही हो जाएगा? तो आपका देखिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आपके विचार से आपके क्षेत्र में पानी की कमी के क्या कारण है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है? देखिए आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन है और देखिए जितनी भी मेरी एसएसटी की क्लासेस हो चुकी हैं, जो लोग नहीं देखे होंगे वह जाके ज़रूर देख लेंगे। एसएसटी आपके पेपर 2 में 60 नंबर की पूछी जाती है, तो आपका काफ़ी ज़्यादा रोल होता है पेपर 2 पास कराने में, तो इसको अच्छे तरीके से पढ़ डालिए। देखिए जितने भी क्वेश्चन करवा रहे हैं आपके एनसीईआरटी के अनुसार करवा रहे हैं, प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन आपको करवा रहे हैं। तो एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आज की क्लास आपको कैसी लगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसीई के तहत शैक्षिक क्षेत्रों के मूल्यांकन में क्या शामिल है? तो वह हो जाएगा आपका राइट आंसर यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए व्यापक शब्द का अर्थ ही होता है कि बच्चे के केवल किताबी ज्ञान का ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार, टीम वर्क, खेल कूद और नैतिक मूल्यों का भी मूल्यांकन किया जाए। तो आज के सेशन में आपके कितने क्वेश्चन सही बने हैं एसएसटी में, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।